हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ने के बाद और हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल बनाए उसमें से 7 प्रिंसिपल पढ़ने के बाद आते हैं आज अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। उसके पहले वो 14 प्रिंसिपल कौन से थे हमने प्रीवियस सेशन में लिए हुए हेनरी फ्योल के, एक बार हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। पहला प्रिंसिपल हेनरी फ्योल क्या कहता है देख लेते एक बार, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। यस, तो पहला प्रिंसिपल हेनरी फ्योल है हमारे। हेनरी फ्योल का पहला प्रिंसिपल कहता है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी क्या काम को बांटो। एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइडेशन होना जरूरी है। इससे दो चीजें आती है, इफिशिएंसी हायर इंक्रीज होगी और दूसरा स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा आपको। क्या होता है मैंने बताया हुआ है आपको ये। दूसरा बेनिफिट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पीपल असाइन कर रहे हो, चाहे वो लोअर लेवल में बैठा हो, चाहे मिडल में, चाहे हायर में, उसको पावर दो। विद पावर उसको जिम्मेदारी दो कि ये एरिया तेरी है, तो करनी है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो अकाउंटेबिलिटी भी तेरी रहेंगी और इसका जो भी निगेटिव इंपैक्ट होगा पॉजिटिव होगा, इसका बेनिफिट और निगलेशन भी तेरे को ही करना पड़ेगा। अगर अच्छा करके देगा तो तेरे को प्रमोट करेंगे, अगर बुरा करेगा तो डिमोट करेंगे, फाइनेंशियली भी, यहाँ तो कुछ पनिशमेंट देने के चक्कर में भी। क्लियर पिक्चर आपको? डिसिप्लिन, जो भी अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन रख रहा है, उसकी रिस्पेक्ट सभी को करनी है और वो फॉलो भी सभी सबऑर्डिनेट करने को ना, उसको बोले डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड, एक सबऑर्डिनेट ने एक टाइम पे एक ही सीनियर से एक ही ऑर्डर लेने को ना, एक साथ वो दो पैर रखेगा दो नाव में, तो ना यहाँ का रहेगा ना यहाँ का रहेगा। ठीक है, क्लियर? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक टाइम पे एक ही गोल को सेट रखो, जब तक वो गोल अकम्प्लिश नहीं होता दूसरा गोल सामने लाओ मत, और उसी की डायरेक्शन अपने सबऑर्डिनेट्स को दो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ग्रुप इंटरेस्ट, सारे लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करते हैं उनका अगर गोल कॉमन रहेगा तो ही गोल अचीव होगा। अगर एक पर्सन का भी गोल अलग हो गया और बाकी गोल अलग है तो भी वो गोल में डिस्ट्रक्शन करेगा। तो ऐसे पर्सन को या तो निकाल डालो या तो उसको इस तरीके की प्रिंसिपल सेट करो कि अपने आप जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए तो अपने आप सबऑर्डिनेशन का भी गोल अचीव हो जाए। एग्जाम्पल, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, कभी कभी कोई बैट्समैन उतरता ही नहीं है, बट जब टीम इंडिया जीत गई तो अपने आप वो भी लोग भी खुश होते हैं जो क्रिकेट खेल के भी नहीं आए प्लेयर्स। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट, उनका गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक ही था। समझा? कंट्रीब्यूशन भले 0 था उनका, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे, वी आर द पार्ट ऑफ विनिंग टीम्स। तो दैट्स व्हाई कहने का मतलब क्या है कि गोल ऐसे सेट करो जो तुम्हारा गोल और इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक ही होना चाहिए। सिंपल। रेम्यूनरेशन, वर्कर को, एम्प्लॉइज को उसके मेहनत के हिसाब से उसका मेहनत दोगे तो वो लॉयल रहेगा तुम्हारे प्रति। सेंट्रलाइजेशन, सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप लेवल को देना चाहिए, ऐसा हेनरी का बोलना था। वो जो क्यों? क्योंकि उसका बोलना है कि जो डिसीजन क्वालिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद होती है वो मिडल और लोअर पे नहीं आती है, क्योंकि उनकी सोच वैसी रहती है। अरे सिंपल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई बंदा बैठा है, वो हकदार है इसलिए बैठा हुआ है ना। समझे क्या आपको? अब देखो जैसे एग्जाम्पल अभी मोदी जी है, हमारे इंडिया के अंदर पहले वो मिडल लेवल में आते थे, स्टेट मिनिस्टर में तो मिडल लेवल हो गया ना, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर बना के हमने ऊपर बिठाया। तो ऊपर इसलिए बिठाया क्योंकि वो कॉम्पिटेंट दिखे उसमें। एम आर राइट और रॉन्ग? तो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठा है तो वो डिसीजन जो लेंगे और हमारी डिसीजन में फर्क होगा कि नहीं होगा, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं रियलिटी एक बात ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना पूरी तरह डिग्री सेंट्रलाइज होता है ना डिसेंट्रलाइज होता है। कुछ डिग्री डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ता है और कुछ डिग्री पूरी तरह सेंट्रलाइज भी करना पड़ता है हमें। अब आप देखिए, जैसे कि मैं वननेस का डायरेक्टर हूं, मैंने सोच लिया कि सारी डिसीजन मैं ही लूंगा, उसके बिना कोई पूछूंगा नहीं मैं कुछ भी, उसके सिवा कोई यहां से पत्ता भी नहीं लेगा। इज इट पॉसिबल कि मैं हर चीज में देख पाऊं? छोटी मोटी डिसीजन तो मुझे देना ही पड़ेगा, लेकिन भाई आप भी निपटाओ, मेरे बिना पूछे कर दिया करो। ये चिल्लर मुद्दे मेरे सामने लाओ मत, क्योंकि अगर छोटे मोटे मुद्दे मैं लूंगा डिसीजन तो जो बड़े मुद्दों का क्वालिटी रहेंगी वो डिसीजन में फर्क हो जाएगा ना। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना पूरी तरह सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चलता है ना पूरी तरह डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट चलता है। कुछ डिग्री सेंट्रलाइज की होती है, कुछ डिग्री डिसेंट्रलाइज भी होती है। नेक्स्ट है स्केलर चेन। अब यहां से आज हम शुरू कर रहे हैं अपने नए प्रिंसिपल।
अब यहाँ पे वो बता रहा है स्केलर प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको स्केलर चेन बोलते हैं। ये स्केलर चेन क्या होता है, ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑथोरिटी सबको सेम लेवल की डेलीगेट मत करो, सबको एक लाइन, ये हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल बताओ, ऐसी वर्टिकल लाइन में ऑथोरिटी डेलीगेट करो और सबको एक के नीचे एक रखो, ताकि सभी का यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो भी हो और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो भी हो और एक के ऊपर एक सीनियर उसको रिपोर्ट करे। एग्जाम्पल दू, जैसे आप स्कूल है, अब आपका स्कूल है, आप देखिए स्कूल के अंदर ऑथोरिटी लेवल कुछ इस तरीके से बटी होती है। जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी सपोज फॉर स्कूल के अंदर सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी चेयरपर्सन या मेंबर बोल सकते इसको। उसके नीचे आता है प्रिंसिपल, नहीं उसके नीचे आता है सेक्रेटरी। अरे ये कमिटी मेंबर होते हैं, कमिटी मेंबर या बोर्ड बोलो, जो पूरी डिसीजन लेते हैं, कमिटी मेंबर्स। उसके नीचे आता है सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, ठीक है। फिर सेक्रेटरी के नीचे होती है प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल के नीचे होती है वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नीचे होती है एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फिर एचओडी के नीचे होती है सब्जेक्ट हेड, टीचर। फिर बाकी पूरा टीचिंग स्टाफ, फिर टीचिंग स्टाफ के नीचे आता है क्लरिकल स्टाफ, CLERICAL, क्लरिकल स्टाफ। फिर आता है क्लीनिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग तो आ गया ना क्लरिकल स्टाफ में, क्लीनिंग स्टाफ। और उसके नीचे और भी कोई होगा तो पियून वगैरह वो आता है। इस तरीके से ये जो अथॉरिटी है वो एक वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रहा है और यहाँ पे सभी को अपने अपने सीनियर को एक अपना कमांड देना है। हर एक को यहाँ पे जो भी पर्सन बैठा हुआ है वो एक अथॉरिटी लेके बैठा हुआ है, उस अथॉरिटी के अंडर में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई केस ऐसा आ रहा है जो आपकी अथॉरिटी की नहीं तो आपको पहले अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है और वो एक के नीचे एक रिपोर्ट करने के बाद, ये इसको बोलते हैं स्केलर प्रिंसिपल, स्केलर चेन, यानी जहां पे एक के नीचे एक सबऑर्डिनेट हो, एक के ऊपर एक बॉस हो और हर एक सबऑर्डिनेट को अपने सीनियर को करना है, डायरेक्ट हायर अथॉरिटी को नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर हम अथॉरिटी लेवल बैठेंगे ना या रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठेंगे ना तो इससे क्या होगा, ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनको फ्री माइंड रहेगा ताकि वो मेजर डिसीजन को परफेक्ट ले पाए, रैशनैलिटी पे ले पाए। माइंड अगर डिस्टर्ब रहा छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर तो वो रैशनल डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को हम स्केलर प्रिंसिपल या स्केलर चेन बोलते हैं, जहां पे एक के नीचे एक सबऑर्डिनेट हो और एक के ऊपर एक बॉस हो। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल टीचर को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो अपनी एरिया का बुक खोलेगा कि मेरे पास क्या क्या क्लास के अंदर अथॉरिटी है। अगर वो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग मुद्दा सट जा रहा तो वहीं सटा देगी, लेकिन वो देखता है कि नहीं मेरे पास जो अथॉरिटी है ये मुद्दा केस का तो बड़ा है, ये मेरे पास पावर नहीं है इसको कुछ करने का, एग्जीक्यूट करने का। वो जाएगा अपने सब्जेक्ट हेड के पास, सब्जेक्ट हेड अपनी बुक खोलेगी, बोलेंगे देखते हैं मेरे पास क्या क्या पावर है और मेरे पास जो पावर रहेगा उस हिसाब से मैं क्या ये सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, सॉल्व करते तो यहीं पे बात हो जाएगी। अब यहीं पे अगर बात दब गई तो बताओ यहाँ पे जो ऊपर बैठे लोग हैं इनको एकदम फ्री माइंड रहेगा ना, ताकि जो मेजर डिसीजन है उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस कर पाए। अब अगर सपोज सब्जेक्ट हेड के पास भी नहीं है, वो जाएगा एचओडी के पास। एचओडी के जाने के बाद वो मुद्दा देखेंगी मेरे पास क्या क्या पावर है, अपनी रूल बुक खोलेगी, अथॉरिटी बुक, कि एज ए माय पोजीशन जो है उसके पास मेरे पास पावर क्या क्या है, वो पावर के हिसाब से वो एग्जीक्यूट करेगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? यहीं पे मुद्दा सड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर जाएंगे और वाइस प्रिंसिपल के पास। अब यहां तक अगर बात आ गया है ना, मुद्दा बहुत गर्म है, मामला बहुत गर्म है, इसलिए यहां तक मुद्दा आया हुआ है। और इस तरीके से क्या होगा, बहुत बड़े बड़े मुद्दे यहां तक आते से ही सड़ जाते हैं। ये लोग अपने आप बहुत फ्री माइंड से अपना काम करते हैं जो नहीं करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बड़े बड़े स्कूल्स में होता है। स्कूल ऑफ स्कॉलर दत्ता मेघे का स्कूल है ना। अब दत्ता मेघे जी जो स्कूल चलाते हैं, फाउंडर रहते हैं वर्धा में, वो बोर्ड में कमिटी मेंबर है,
वहां तक के प्रिंसिपल कभी वहां तक के बात जाने देती नहीं है, उसके पास फुल वाइडर पावर दिया जाता है। भाई तू यहाँ अगर बहुत मुद्दा गर्म आ गया तो जाके मेरे पास आना है। भाई स्कूल के एकदम टॉप पे बात आ गई, भाई स्कूल पे एकदम बंद होने की कगार आ गई, तब मेरे पास मुद्दा आना। अब बताओ दत्ता मैगी को अगर पूरा कमेटी मेंबर को पूरा माइंड रिलैक्स है तो वो बड़े बड़े डिसीजंस, नए नए पॉलिसी फ्रेमिंग करने के लिए टाइम दे सकते ना। आप समझे क्या? और जो छोटे स्कूल होते हैं वहां पे क्या होता है, फीस भरना है तो भी प्रिंसिपल के मैम जाओ। आप देखो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल का कैबिन सालों साल देखते नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े मुद्दे उसके नीचे ही वाइस प्रिंसिपल या एचओडी संभाल के निपटा देती है। मैंने अपने स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का कैबिन 7th क्लास में पहली बार देखा था, और बड़े बड़े मुद्दे मैंने बहुत कारनामे किए अपने स्कूल में, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने सटा दिया। वहां तक बात नौबत जाने देती नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास जब पावर दिया गया है डेलीगेशन, तो उतना हमको अकाउंटेबिलिटी भी संभालना है। इसी को बोलते हैं स्केलर प्रिंसिपल। क्या बोलते इसको हम? याद रहेगा? आज के बाद एक के नीचे एक अगर बॉस सीनियर रहा, सॉरी एक के ऊपर एक सीनियर रहा और सबऑर्डिनेट एक के नीचे रहा, सबको सेम लेवल की ऑथोरिटी नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रिंसिपल। समझा आपको? इसी को बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लिखो वहां पे, स्केलर प्रिंसिपल को लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये आपको आगे पीबीएम में आएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? समझा आपको अच्छे से? दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है लाइन, एक होता है स्टाफ। स्टाफ को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ना वो चलते हैं हॉरिजॉन्टल वे से, सबको सेम लेवल का पावर मिलता है, जितने भी लोग बैठे होते हैं, ऑथोरिटी सेम लेवल। लेकिन ये स्ट्रक्चर बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होता है, स्मॉल के लिए। प्रोफेशन में ये चलता है। एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, सपोज हम 4 लोग सीए, हम 4 सीए ने एक आपस में पार्टनरशिप फर्म खोल दी। अब चारों सीए का काम अलग है, एक का संभालना है, एक का फाइनेंस संभाल रहा है, एक संभाल रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट, एक संभालता है लोन डिपार्टमेंट, लोन्स लेके देना, और एक आता कोई अदर डिपार्टमेंट संभाल रहा होगा कोई। अब चारों का अपना अपना अलग रोल है, लेकिन चारों को पावर सेम है। क्या है? अलग अलग स्पेशल एरिया के अंदर। तो तब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये स्केलर प्रिंसिपल से उलट है, एकदम उल्टा है। ये आगे आपको देखने को मिलेंगे सब स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट का बेस यहाँ पढ़ने को मिलता है, आगे डिटेल स्टडी आपको बीकॉम में, पीबीएम में, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में सीखने को मिलता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? जब ऑथोरिटी सेम लेवल पे मिली हो सबको, तो क्या बोलेंगे उसको? फंक्शनल स्ट्रक्चर। और जब ऑथोरिटी डेलीगेट हुई फ्रॉम टॉप टू बॉटम पावर, तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रिंसिपल, आइदर लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझा आपको? और कंपनीज में दोनों चलता है, कंपनी में लाइन भी चलता है और फंक्शन भी, क्योंकि कंपनी बीइंग अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन उसमें दोनों की रिक्वायरमेंट है, ऐसा प्लस बनता है। वो ये वाला फंक्शन में आता है, ये वाला लाइन में आता है, और इसको बोलते हैं लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये सब डिटेल में आपको कंसेप्ट है, ये आगे पढ़ेंगे हम। और जनरल मैनेजर ये होता है जो ये दोनों को संभालता है, यहाँ पे यहाँ बैठता है वो। जीएम सुना है कभी? जीएम डिपार्टमेंटल हेड जो है ना, डिपार्टमेंटल हेड्स वो यहाँ बैठते हैं। जिस एग्जाम्पल को अभी कंपनी के अंदर बात करूं, तो कंपनी के अंदर फाइनेंस मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है। वो क्या करते हैं? वो अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं ना, तो वो फंक्शन में आएंगे। कहाँ आएंगे? क्योंकि सबका पावर सेम होता है, कोई किसी के नीचे नहीं होता है। अब सेल्स मैनेजर डिपार्टमेंट जो है, सेल्स मैनेजर, वो फाइनेंस वाले को ऑर्डर देता है, ऑर्डर नहीं देता है, वो एडवाइस सजेशन रिक्वेस्ट करेगा। वो क्या करेगा? वो जो क्यों? क्योंकि सेल्स मैनेजर का जो पावर है वही फाइनेंस मैनेजर का पावर है। तो अगर उसको काम करना है तो वो सब रिक्वेस्ट ना कर रहा, क्या ऑर्डर देंगे नहीं, क्योंकि वो उसके नीचे नहीं है। सबका पावर अपना अपना सेम लेवल का है, लेकिन अलग अलग एरिया का है। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट हेड्स। क्या बोलते हैं इसको हम? तो डिपार्टमेंट हेड्स कहाँ बैठते कंपनी के अंदर? फंक्शनल में। ये कौन सी लाइन चल रही है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो पावर बांटा गया फंक्शनल, वर्टिकल लाइन से जो पावर बांटा गया वो होता है, हाँ, डिपार्टमेंटल मैनेजर कहाँ बैठते हैं? फंक्शन में,
और स्केलर प्रिंसिपल में जो सबको मैनेज करे वो बैठता है जीएम, यहां बैठता है जीएम, जनरल मैनेजर। कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां आते हैं, उसके नीचे आता है कंपनी सेक्रेटरी, उसके नीचे जीएम आता है, जीएम के नीचे सबऑर्डिनेट्स आते हैं उसके, और जीएम के साथ में ही जितना पावर जीएम को उतने ही पावर है डिपार्टमेंट हेड्स को, सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह को। होपफुली समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये डिटेल कंसेप्ट आपको आगे है, अभी नहीं है, लेकिन अभी जब बात निकली है तो मैं चाहता हूँ कि पूरा नॉलेज मिल जाए आपको। देखो मेरा एक पता नहीं क्यों ड्रॉबैक है कि मैं कोई टॉपिक को पकड़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पूरा दे दूँ, जो नहीं भी ले लो मेरे साइड से। लाइफ कितनी बड़ी है पता नहीं अपने को, तो आगे पढ़ोगे तो एटलीस्ट तुम मेरा नाम तो याद रखोगे, हाँ सर ने हमको पढ़ाया है कुछ तो भी। चलो, स्केलर प्रिंसिपल, स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ सीनियर रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट ऑथोरिटी टू लोएस्ट रैंक। समझा आपको? हायर ऑथोरिटी से लोएस्ट तक आता है, टॉप टू बॉटम। whenever the authority is delegated from top to bottom, that principle is known as scalar chain principle. That delegation of authority is known as scalar chain principle. आपने वैसा भी लिखा चलता है, कोई इशू नहीं है, हायर लैंग्वेज नहीं भी लिखा चलता है। मैंने क्या बताया, मेरी नोट्स आपको सब रेफर करनी है, लिखना आपको मन से ही है। According to this principle, there should be a line of authority which subordinates should follow. हर एक को अपना अपना पावर पता है, पावर है तो काम करो, नहीं है पावर तो ऊपर सीनियर को रिपोर्ट करो। जैसे आप बताया मैं आपको, टीचर अपना पावर देखेंगी, है क्या मेरे पास ये केस का पावर, नहीं है तो बोलेंगे मेरे को ऊपर पूछना पड़ेगा। आप बैंक में गए हो कभी, बैंक मैनेजर आपको लोन देता है, ब्रांच मैनेजर, तो अगर लोन अगर उसके ऊपर का अमाउंट मांग रहे हो आप, तो बोलते सॉरी सर ये मेरे लिमिट के ऊपर है, मुझे अपने सीनियर अथॉरिटी से पहले पूछना पड़ेगा, परमिशन मांगनी पड़ेगी। यानी एक बैंक के अंदर भी, गवर्नमेंट के अंदर स्केलर प्रिंसिपल चलता है हमेशा। उनके पास लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर होती है कि इतना पावर है, ये काम तक तुम निपटाओगे, इसके ऊपर का काम आता है मेजर काम, तो आपको अपने ऊपर सीनियर को पूछना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? कभी बैंक मैनेजर के पास जाओगे ना, ब्रांच मैनेजर के पास, तो आप अगर 10 लाख का लोन मांगोगे तो देखेंगे अपनी रूल बुक के अंदर मेरे को 10 लाख का लोन देने के लिए है क्या पावर, अगर डॉक्यूमेंट सही है तो दे देगा, लेकिन नहीं है उसके पास पावर, 5 लाख का ही पावर उसके पास है, तो अपने सीनियर को पहले रिपोर्ट करेगा कि मेरे को 10 लाख का अपील आई है, क्या करूं मैं, फिर वो अपने पावर में देखेगा है क्या, बोल दे दे तो देना बेटा। ऐसे सबको अपना अपना पावर ऑफ अथॉरिटी मालूम होना चाहिए, स्केलर प्रिंसिपल। आगे ऑर्डर, अभी ऑर्डर काम क्या करता है सुन लीजिए। Order requires that there is a place for everything and everything is in its place. According to this principle, there should be a proper arrangement of material, machine and human. सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर, मशीन्स और मटेरियल्स, ये तीनों रिसोर्सेज जो आते हैं ना, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर चीज नहीं बनी है। मैंने आपको बताया था, याद करो, जो चीज जिसके लिए बनी है, इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग, मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पढ़ाया था, वो ये ऑर्डर का आउटकम है। अरे मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्रिंसिपल आ गए तो मैनेजमेंट अपने आप आता। तो जो चीज जिसके लिए बनी है उसको वहां लेके आना ही उसको बोलते हैं प्रॉपर ऑर्डर। यानी सब बन कहेंगे हम प्रॉपर ऑर्डर फॉर्मेट में। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी थोड़ा सा भी बिगड़ गया, थोड़ा सा भी काम बिगड़ गया ना, पूरा काम आउट होता है। एग्जाम्पल देखो, अभी क्या होगा, इमेजिन करो ये डेस्क अगर ये बीच में लगी होती थी यहाँ पे, तो बताओ आज जो कॉम्पिटेंटली हम पढ़ पाते थे क्या? नहीं। यानी आप ये मान रहे हो कि क्लास को चलाने के लिए जो चीज जहां है उसको वही फॉर्मेट के लिए बनाया गया है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, एक भी चीज बिगड़ी, कि पूरा ये जो काम है पूरा हिल जाएगा। अरे आप देखिए कल अगर लाइट बंद हो गई अपनी, इन्वर्टर नहीं होने की वजह से क्या हुआ, अपना वहां पे काम रुक जाता था कि नहीं, और इतना कॉम्पिटेंटली नहीं हुआ जितना होना चाहिए एक्चुअली। आपको समझा क्या? यानी क्या ये रूल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि हर चीज जिसके लिए जो बनाई गई है प्लेस से उसको वहां लाओ। जब जो चीज जिसके लिए बनाई गई है उसको वहां ला लिया तो हम कहेंगे कि हर चीज प्रॉपर ऑर्डर फॉर्मेट में है। हम बोलते नहीं क्या ये हर चीज प्रॉपर ऑर्डर में, चलो चलन दो, सब प्रॉपर चल रहा है। यानी क्या कि जो चीज जिसके लिए बनाई गई है वो उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब आप देखिए, मैं आपको एक नोटिस करा दूं जो मैंने नोटिस किया हुआ है। आपका जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो है ना, ये थोड़ा 2-3 मतलब एटलीस्ट 6 इंच ऊपर होना चाहिए था एज पर एसओपी। एसओपी यानी क्या होगा, मैं आपको ड्रॉबैक कर रहा हूं। ड्रॉबैक जो देखो, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हर चीज को इवेल्युएट करता है।
मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक क्या ड्रॉबैक थे मुझे पता है, और धीरे धीरे वो सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं, समय के साथ। क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर बन गया ना, उसको हिलाने में टाइम लगता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर को हिलाना। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम लोग, तो ये जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड यहां से विजिबिलिटी ब्लॉक कर रहा है। आप देखिए, नोटिस करो, यहां फर्स्ट बेंच वाले को नीचे का पार्ट नहीं दिखता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये मुझे पता है। लेकिन क्या हो रहा है, ये बोर्ड ऊपर करना मसला नहीं होता, इसका एक डायग्नोशन होता है पूरा, वो सेट करना पड़ता है पूरा। आपको समझेंगे मेरी बात को? और ये जो प्रोजेक्टर है जो आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चों को, ये प्रोजेक्टर का डायग्नोसिशन लास्ट स्टेज पे, यानी उसको ऊपर नहीं कर सकते और हम, तो इसके लिए क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टैंड पूरा, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा खर्चा आएगा। फिर से वो एक्सपर्ट लोग आते हैं, पूरा डायग्नोस करते हैं कितना फीट दूरी डिस्टेंस चाहिए, हो सकता है कि ऊपर करने के बाद थोड़ा डिस्टेंस भी और उधर हो जाए। तो इन्हें छोटी सी चीज को हिलाना पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। यही ये प्रिंसिपल सिखाता है कि हर चीज जिसके लिए जो बनी हुई है उसको वहीं पे ही लाना जरूरी है। एक्चुअली इसको बोलते हैं प्रॉपर ऑर्डर। समझा आपको क्लियर? आज जो क्लास चल रहा है सिस्टमेटिकली इसलिए चल रहा है क्योंकि हर चीज अपनी जगह पे है। एक भी चीज इधर से उधर हो गई या गलत जगह पे हो गई तो वहां पे क्या होगा, पूरा का पूरा शेप ही बिगड़ जाएगा। जब आपकी क्लास का नक्शा बन रहा था ना, कम से कम 10-12 नक्शे मैंने रिजेक्ट किए। क्यों? सबसे सामने मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हाउ टू यूटिलाइज माय फुल स्पेस। अन्य से जगह हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। ये माइंड में पहले 10 नक्शे पहले मैंने अपने मन में बनाए, इमेजिनेशन किए, उसके बाद जाके वो पास हुआ। आर्किटेक्चर मेरे से बहुत अगेंस्ट था, झगड़ा किया था मगर उसने, ये दीवार हटाओ यहां से, नहीं चाहिए ये। मैंने जो इमेजिन किया है मेरे को पता है मेरे को क्या चाहिए। मेरे को एक, वैसे भी मेरी पीछे की स्पेस बैकअप जो थी ना वो वेस्ट जा रही थी। आप देखिए ना, जो मेरा चैम्बर बन चुका है अभी वो जब बनेगा ना फिनिश में, इतना मस्त बनेगा चैम्बर। वहां पे वो रेस्टिंग रूम है मेरा, वो एक बड़ा से ट्रेन में जैसे बोगी आती ना वो लगा एकदम करते, वो वहां पे मैं सो भी सकता हूँ रेस्ट करने के लिए, एक आधा नैप करने के लिए मुझे अगर कोई पीरियड ले रहा हूँ तो। आपको समझा मेरी बात को? तो वो मैंने उसको बोला नहीं मेरे को बैकअप रूम चाहिए मेरा, इस हिसाब से ये बटवा दौड़ी है। तो उसने किया था, इसको सीधा किया था, सीधा ऐसा सीधा रखा था पहले, सीधा ऐसा। अभी देखो आप ये टेढ़ा जा रहा ना ऐसा, तो सीधे में क्या हुआ, मैंने बोला यहाँ से ब्लॉकेज होंगी। जब आगे फ्यूचर में अगर मेरे पास 150 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो मुझे यहां तक के डेस्क बिल लेनी पड़ेगी, फोरकास्टिंग सोचना पड़ेगा। तो 150 अगर 200 बच्चे अगर एक साथ से पढ़ाना शुरू करूं तो डेस्क बेंच बढ़ाने की वजह से यहां जो बच्चा बैठेगा उसका विजन यहां से ब्लॉक होगा। लेकिन अब वो तेरा आने की वजह से, यहाँ पे कर्व आने की वजह से क्या हो गया, अब यहां बैठा बच्चा भी लास्ट तक भी वो देख पाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है एक्चुअली। तो ये एक एक चीज हमने जो बनाई हुई है ऐसे ही नहीं बनती, इसके पीछे बहुत ज्यादा मतलब माइंड चलाना पड़ता है कि कौन सी चीज कहां चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रॉपर ऑर्डर। आप समझे क्या मेरी बात को? तो जो चीज जो चल रही है ना, ये आपको लगता है बहुत साधारण है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक जो है ना बहुत खतरनाक लगाना पड़ता है। आपको दिखने में एक होटल बहुत अच्छी दिखती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो सेंस होता है, जो साइंटिफिकली क्या करना क्या नहीं करना, कितना वो करना, वो सब बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। अब आप देखिए, मेरे घर से, मेरे यहाँ से जाने के लिए ऊपर में लिफ्ट है, पर्सनल लिफ्ट लगी यहाँ पे, ये छोटे से इतने, सबसे स्मॉलेस्ट लिफ्ट पूरे अकोला में नहीं है वो लिफ्ट। उसको लगाने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो भी 15 से 20 बार उसको पूरा डिवाइड करना पड़ता है माइंड को कि कैसे होगा क्या होगा। थोड़ा सा बिगड़ा पूरा गया। अब उसके लिए 1 फीट छोटी सी मेरी सीढ़ियां घर के लिए जाने के लिए जो है ना वो कम हो रही है। तो वो जो इमेजिनेशन है वो लगाना पड़ता है कि 1 फीट सीढ़ी खत्म होने के बाद फ्यूचर में इस लिफ्ट के चक्कर में मेरा कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, क्या हो सकता है, शिफ्टिंग के चक्कर में कुछ गुड्स वगैरह मैं उठा पाऊँ तो मैं शायद नहीं उठा पाऊँ वहाँ पे। तो अगर ऐसा रहेगा तो मैं इसको मतलब कैंसिल कर दूंगा। अगर है तो फिर छोटी सबसे छोटी लिफ्ट यहाँ से उठेगी, वहाँ जाएंगी सीधा मेरे यहाँ से, मेरे घर से सीधा यहाँ आएंगी, मेरे क्लास पे रुकेंगी, नीचे नहीं आएंगी ग्राउंड फ्लोर पे, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक। और फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट मैं नीचे उतरा कि लिफ्ट अपने आप ऊपर जाएंगी, ओनली फॉर माई प्राइवेट यूज।
तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो आपको लगता है घर अभी तक बना क्यों नहीं है? जब तक पूरा स्ट्रक्चर एक एक चीज जब तक मेरे माइंड में नहीं आएंगी, ऑर्डर फॉर्मेट में नहीं आएंगी, तब तक हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। और वो ऊपर का घर का काम इसलिए रुका हुआ है, पहला यहां से लिफ्ट का काम शुरू होगा यहां से। आप समझेंगे मेरी बात को? तो इस तरीके से उस डिसीजन के सिवा एक प्रॉपर मटेरियल चीज को जब तक लाएंगे नहीं, दूसरा मटेरियल चीज वहां फिक्स नहीं कर पाते हम लोग। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ही पे बनता है, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे ट्यूशन क्लास हो, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना बहुत रिक्वायर्ड होता है, बहुत रिक्वायर्ड। इक्विटी, इक्वलिटी। अब इक्विटी यानी क्या होता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक सीनियर ने अपने जितने भी उसके अंडर में सबऑर्डिनेट्स हो इक्वल ट्रीट करने को ना। जस्टिस के प्रिंसिपल से बनाया गया है इक्विटी, काइंडनेस के प्रिंसिपल से बनाया गया है इक्विटी। अगर जस्टिस करना है तो एक सीनियर का काम बनता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सबको इक्वल ट्रीट करे। और ये प्रिंसिपल्स मैं अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशन में एप्लीकेबल करता हूं। मेरे लिए कोई बच्चे के लिए मैं पार्शलिटी करता नहीं, भले मेरा सगा भाई क्यों ना यहाँ पे हो। जो मेरे को डांटना अगर स्टूडेंट को होगा, मेरे सगा भाई भी यहाँ पे पढ़ेगा तो वो उतना ही डांट खाएगा जितना बाकी बच्चे खाएंगे। अगर अप्रिशिएट करना होगा तो उतना ही अप्रिशिएट करूंगा जितना बाकी स्टूडेंट को करना है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, और शायद यही प्रिंसिपल की वजह से आज मेरे पास पूरी स्ट्रेंथ रिटेन है। क्या है? रिटेन। कभी भी एक सीनियर ने अपने सबऑर्डिनेट के साथ पार्शल नहीं होना, डिफरेंशिएट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये काइंडनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बनाया हुआ है। ये पॉजिटिव ऑरा फेंकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक पॉजिटिव वाइब बहुत जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। आप कोई एरिया में काम करो, आपको पॉजिटिव वाइब ही नहीं आई अगर, तो आप उस एरिया में आधा घंटा सर्वाइव नहीं कर पाओ। एक वाइब होती है ना, लेकिन अगर आपको मालूम है कि नहीं यार, कास्टिज्म, धर्म, जात पात सबको बाजू में करते हुए सिर्फ एक ही चीज करनी है, जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए वो काम करना है, खत्म निश्चय। तो इसको बोलेंगे इक्विटी। क्या बोलेंगे इसको हम? समझा क्या आपको? इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। देखो मैं आपको सिखाने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करता हूं, इसलिए शायद मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी ग्रोइंग स्टेज पे, मैं डायरेक्ट वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन ग्रोइंग स्टेज में, जो स्टेज हम जा रहे हैं ना, हर साल का हमारे पास डेटा मल्टीपल हो रहा है, निगेटिव में नहीं आ रहा है। समझा आपको? क्लियर? अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल मैनेजर शुड गिव सेम ट्रीटमेंट टू ऑल। यानी एक सीनियर ने सभी सबऑर्डिनेट्स को सेम ट्रीट करने को होना। ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज एंड हिज बिहेवियर विद ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी सेम। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर यानी क्या होता है? लॉन्ग टाइम तक के। पर्सनल यानी पर्सन्स को। ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कुछ इस तरह बनाओ कि आपके पास जो भी सबऑर्डिनेट्स है वो लॉन्ग लास्टिंग आपके पास स्टेबल रहे, लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज को लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल कर रहे हो तो उसको दो आइडिया बताओ। क्या? सुनो, दुकान के अंदर की बात कर रहा हूं। दुकान के अंदर अगर आपका एम्प्लॉय लॉन्ग लास्टिंग तक स्टेबल है, यानी आपकी पॉलिसी फेवरेबल है, क्या है वो? उसके दो बेनिफिट मिलेंगे। क्या? एक तो देखो, वो आपके सारे कॉन्फिडेंशियल वर्क जानता है। जो आपके कॉम्पिटिटर के लिए गई तो ये बात घातक है, मानते हो कि नहीं? अरे भाई, एम्प्लॉय को सब पता होता है, वो एक तुम उसको बोलो कान बंद करो, कान का बंद नहीं करता। तुम्हारा माल कहां से आता, क्या आता है, कितनी मार्जिन है, तुम्हारे एम्प्लॉय को सब पता है। वो येड़ा बन के तुमको पेड़ा दिखाता है, लेकिन वो सब जानता है, बराबर कि नहीं? तो अगर वो एम्प्लॉय तुम्हारे पास स्टेबल नहीं रहा, स्टेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग, टिका नहीं रहा, रिटेन नहीं रहा, रिटेन, तो क्या होगा बताओ? आपकी पॉलिसी अनफेवरेबल है, और वही कॉन्फिडेंशियल अफेयर्स आपके अगर कॉम्पिटिटर के पास गया जॉब करने तो पहुंचा देगा। पहुंचा दिया एक बार जॉब करने उधर कॉम्पिटिटर के पास, तो आपका कमी उसको पता है, वो आपके स्वॉट को एनालाइज कर चुका है, आपके स्वॉट को वो एनालाइज कर चुका है।
और वो शॉर्ट को एनालाइज कर चुका है, यानी क्या हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और वो वीकनेस, अगर आपकी वीकनेस को पता लगी तो वो अपनी बनाएगा स्ट्रेंथ। क्या बनाएगा? स्ट्रेंथ। अब आप देखिए मेरे पास बीबीए का क्राउड बहुत कम है, बीबीए का क्राउड एक कहीं और जाता है मेरे पास बहुत रेयर है, लेकिन मेरे पास कितने बहुत, मतलब अगर 100 बच्चे होंगे तो 40 से मेरे पास है, लेकिन 60 किसी और के पास है। ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक कैसे करें उसको? चलो आप बताओ, आप होते तो क्या करते थे? हाँ, आप अगर सपोज आपका कंप्यूटर है, बीबीए आपके पास कम स्ट्रेंथ है, आपको बाकी स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन बीबीए की स्ट्रेंथ कम है थोड़ी, और बाकी की स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ उनके पास है। रीजंस ये है कि वो पहले से बीबीए में हाथ जमा के बैठे हुए हैं, हम अभी अभी आए हैं इस फील्ड में, 2-3 साल हुए, यानी उनके अगर वो 8 साल हुए होंगे बीबीए में तो हमारे हुए होंगे 4 साल। ये रीजन है। रिजल्ट हमारा अच्छा है, बहुत अच्छा है। रीचिंग नहीं है, रीचिंग ब्लॉकेज है बस, रिटेनेबिलिटी है, एक बार बच्चा आ गया तो इधर ही आता। बैनर, बैनर भी, प्रमोशन भी अच्छा है, उनसे अच्छा है। देखो ये है आपकी सोच, अब मेरी सोच क्या है, मैं डायरेक्ट मेन जड़ को पकड़ लो। देखो सिंपल बात है, अगर आपको पूरा रिटर्न करना है ना क्राउड, क्या करो, उसके लिए आपको सामने वाले की एडमिशन ब्लॉक करनी पड़ेगी। अब एडमिशन ब्लॉक कैसे करना है? इफ यू आर कॉम्पिटेंट, आपको पता है कि आप कॉम्पिटेंट हो, आप पढ़ाओगे, आपको पढ़ने के बाद बच्चा कहीं जाएगा ही नहीं, मुझे पता है, तो क्या करना है आपको मालूम है? डायरेक्ट कॉलेज में अटैक करना है। क्या करना है? और बोलना है मैडम जॉब चाहिए, 1 घंटा में यहाँ पे पढ़ा सकता, आपके मैं टाइम नहीं होता। और इफ यूर पर्सनैलिटी अच्छी है तो आपको जॉब तो कोई भी दे देगा। अब वहां पे कॉलेज में जॉब आ गया, अपनी कला का प्रदर्शन आ गया, स्टेबल सारे बच्चे, फिर 1 साल के बाद निकल जाने का, खत्म। एक बार नाम हो गया, चर्चा में आ गए कि सर भाई भी सर का 1 नंबर है, अपने आप प्राइवेट ट्यूशन जा रहे थे। ये होता है बिजनेस माइंड, ये सिखाता है कला तुमको मैनेजमेंट की। बेटा तो करना पड़ेगा ना, कंपटीशन का सवाल है भाई, बिजनेस प्रोफेशन सब कंपटीशन से चलते हैं, 1 घंटा निकालना पड़ेगा। अरे भाई सिंपल है, मैं बीबीए में पढ़ा ही रहा हूं यहाँ पे, मैंने कहा कॉलेज में को तुम पैसे मत दो 1 साल, तो मैंने कॉलेज में आ रहा हूँ, मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज तुम्हारा रेमुनेशन देगा मेरे को, रेमुनेशन कॉलेज दे रहा है, बच्चे दे, बात एक ही होती है, बात एक ही होंगी। लेकिन उससे क्या होगा, मेरे कॉम्पिटिटर के पास ब्लॉकेज रहेंगे, और उसका ये एरिया मैंने अगर वीक, स्ट्रॉन्ग एरिया उसका वीक कर दिया, बाकी एरिया तो वही वैसे वीक है उसकी, हो गया ब्लॉकेज खत्म। कंपटीशन यहीं पे खत्म। तो ये मार्केट स्ट्रेटजी है, तुमको सिखा रहा हूं मैं कि कैसे बड़े बड़े दुकान बिजनेसेस ब्लॉकेज करके दूसरों की दुकानों को लुकाते हैं। समझे क्या आपको? बोलो, तभी तो नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं मैं, ओके। बट ये इसमें गलत क्या है? अगर मैं बच्चों की सेविंग कॉस्ट कर रहा हूं, कॉलेज तो बच्चों से फीस नहीं रहा ना, तो बच्चों की सेविंग कॉस्ट, तो इसमें अनएथिकल एक्टिविटी क्या हो गई? मैंने किसी को फ्रॉड किया, धोखा दे रहा हूं, कुछ गलत दे रहा हूं, कॉम्पिटेंट नहीं हूं, खत्म विषय। अनएथिकल क्या हुआ इसमें? देखो कंपटीशन है तो कंपटीशन में प्रोफेशनली इमोशंस में जाना नहीं पड़ेगा। मैं अगर ये सोचूं नहीं उसकी भी रोजी रोटी है, उसका भी पलना चाहिए, तो बेटा देखो एक बात सुनो, अगर हम लोग अगर प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा? आप समझिए मेरी बात को, अगर मुझे कंटिन्यूस ग्रोथ करनी है तो मुझे प्रैक्टिकली एफर्ट्स देने पड़ेंगे। अच्छा कल को हमारे सामने वो स्टेज आएंगी तो क्या वो हमारे लिए रहम करेंगे? क्या नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे बिल्कुल, बराबर कि नहीं? तो भाई हम इमोशन में क्या करेंगे? और गलत नहीं करे ना, किसी को फ्रॉड किया, मैं तो अपने कला का प्रदर्शन दिखाया वहां पे जाके,
अब वो बच्चे डिसाइड करेंगे कि उनको ट्यूशन लगानी है कि नहीं, कॉलेज में वो मजा आ रहा। समझा आपको क्लियर? नहीं, मैं बीबीए की बात कर रहा हूं, मैं अभी एक दूसरे कॉलेज में जा रहा हूं। यस, मेहरबान हूं, मुझे ऑफर आ गया है। ओके, अब देखते हैं मेरे पास अगर शेड्यूल रहता है। देखो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज पर माई मार्केटिंग, लेकिन द रीजन इज दैट ओनली कि मेरे पास वक्त भी होना चाहिए, उतने में एफर्ट भी दूं, कहीं ऐसा नहीं कि निगेटिव इंपैक्ट हो जाए। हाँ, नीड नहीं है। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भेजे मैडम को, इंप्रेस हो गए। हमको जाना नहीं पड़ता है, हमारे वीडियोस की लिंक हमको भेजनी पड़ती है बस। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को रिटेन करो। 12th में जो बच्चा आपके पास पढ़ने आया, अगर बीकॉम और बीबीए लेंगा तो आपके पास ही आना चाहिए वो, ऐसा कुछ तो भी दो। सिंपल, मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, समझा? और बच्चे यहाँ पे रिटेन भी होते हैं बहुत सारे। अगर 12th में पढ़े बच्चे तो फर्स्ट ईयर वो कहीं जाएंगे नहीं, मेरे को पता है। देखो मैं तुमको बोलता क्या हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, अडॉप्शन है मेरे लाइफ में ये सब प्रिंसिपल्स, और इससे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ किए, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। समझा आपको क्लियर? इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। आज ही एग्जांपल दिया इनिशिएटिव का मेरे को। इनिशिएटिव का मतलब है कुछ तो कुछ नया करते रहो, नया करते रहो, कुछ ना कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है। दुकान की बात कर रहा हूं, समझो। अब आप देखो, आप घर में रहते हो, जिस घर में आप रहते हो उस घर में अगर 5 साल आपने कुछ नहीं किया, 3 साल कुछ नहीं किया, तो आप उस घर से फेड हो जाओगे। आपके बड़े देखो, आपके बड़े कुछ ना कुछ हेर बदल करते रहते हैं। रूम को एक आधा डेकोरेट करना देना, ये कर देना, या फिर रूम था तो हॉल कर देना इसको, है ना। ये दुनिया का दस्तूर है एक्चुअली। वैसे ही बिजनेस में आप देखो, बिजनेस में भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ नया मूवमेंट करते रहो। इसको विजिबिलिटी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको हम? कुछ ना कुछ नया मूवमेंट, नई पॉलिसीज, नए फ्रेमिंग्स कुछ करते रहोगे ना, तो मार्केट में छाए रहोगे, नाम चलते रहेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो दब गया वो गया, और दबता वही है जो इनिशिएट नहीं करता कुछ ना कुछ। तो इनिशिएट का मतलब होता है कुछ ना कुछ नया करते रहो, सिंपल भाषा में। और नया करने के लिए कुछ नई सोच बहुत जरूरी है। तो समथिंग न्यू थिंकिंग इज नोन एज इनिशिएटिव। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से इनिशिएटिव पैदा होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रहा क्या? आप देखो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस दिन मैं एयरपोर्ट से उतरा, बता ना आपको, मैंने एयरपोर्ट से उतरा तो मुझे बोला सर ये आप अपना फॉर्म भरो। फॉर्म भी ऑनलाइन था, पूरा स्कैनर कराया, फॉर्म डिटेल भरा मैंने। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने मुझे वो दिया, एक स्प्रे दिया, पड़ी है मेरे ऑफिस में अभी भी, और छोटी मिनी स्प्रे दिया, और निविया का क्रीम दिया। नहीं अच्छी थी। कहां से आई? तो अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से था। इसको बोलते हैं इनिशिएट करना। इट्स ए वन टाइप ऑफ मार्केटिंग। क्या हुआ? सबसे मेन मार्केटिंग का बेनिफिट क्या था? उसको डेटा कलेक्शन मिला। कितने एज वाले इस इंडिया में कितने लोग हैं, नया प्रोडक्ट कुछ बना रहा हूंगा वो पक्का, उसका डेटा दे दो उसको, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए उसने ये बांटना शुरू किया। अभी उसने बल्क में लिया होगा तो बहुत सस्ते में पड़ाऊंगा उसको। अरे 10 रुपए की क्रीम उसको 3 या 4 रुपए की पड़ी होंगी। 20-30 रुपए का वो स्प्रे उसको कितने का मिला? 10-12 रुपए का मिलाऊंगा। बल्क में लेते ना वो लोग। तो कैंपेन चला के उन्होंने अपना कुछ ना कुछ इसको बोलते इनिशिएट करना। जो भी बिजनेस मॉडल सक्सेस के अंदर है ना, वो इसीलिए क्योंकि इनिशिएट करते कुछ ना कुछ। अब आप देखिए इनिशिएटिव से ही हमारा, मेरे को आज एक 11 की एडमिशन आई। एक लड़की थी जयसवाल के, मैंने एडमिशन लेने आई, तो मैंने बोला कि 12 की एडमिशन आई थी, मैं इसको 11 पहले बेसिक कराना पड़ेगा, इसका वाइवा लूंगा मैं। आया तो ठीक है, तो मैं पूरा बेसिक से कराऊंगा 11 में सा, क्योंकि 12 में डायरेक्ट नहीं आएगा उसको। बोला ठीक है सर, लो वाइवा ले नहीं आया उसको। तो फिर वो उसके पापा बोले फिर सर क्या? मैंने उसको पहले 20 दिन बेसिक कराएंगे। हमारे पास रिकॉर्डेड एनिमेटेड सेशंस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं दिखाने के बाद सर मैं दिखाओ, हमने देख क्या है, मैंने देख क्या है।
बोला हाँ। मैं मन लड्डू फूटे दो, क्या बात है, देख क्या है। मैंने सोर्स पूछा कहां से, बोला यूट्यूब से। कहां से उन्होंने, तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। उसकी एडमिशन आया नहीं है, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया कि यूट्यूब पे अब सर्चिंग करने के बाद बाहर का क्राउड एटलीस्ट रीच तो हो रहा है। इट इज नॉट एन इनिशिएटिव। जब मैं यूट्यूब पे जा था ना, तो मेरी टीम पूरी मुझे अगेंस्ट थी कि सर आपके कॉम्पिटिटर हमारी पॉलिसीज ले लेंगे, टीचिंग स्किल्स ले लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। मतलब उस चक्कर में मैं इतना बड़ा मार्केट छोड़ दूं। मार्केट बहुत बड़ा है। क्या है, कैसे छोड़ता था, 2-3 चक्करों में जान दो। ऑफलाइन मार्केट जाएगा ना, भगवान ऑनलाइन मार्केट खोल देगा हमारा। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी इनिशिएट करना घातक भी सब होता है बोला। लेकिन ये जो आज का इवेंट हुआ, ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिया मुझे लगा कि नहीं तो सही जा रहा है, चलन दे। आज एक लड़की बाहर की क्राउड आई, अदर देखो ना आप, जनरली मेरे पास कहाँ बहुत दूर से थी वो, एक्चुअली मुझे एड्रेस याद नहीं आ रहा, लेकिन उससे मैंने उसको पूछा तो इतने दूर आएंगी, हाँ आऊंगी, ठीक है पढ़ाई। समझा आपको क्लियर। तो ये होता है नया कुछ ना कुछ करते रहो, मूवमेंट्स। इसको बिजनेस की मूवमेंट बोलते हैं। क्या होते हैं उसको, मूवमेंट्स। समझा क्या आपको क्लियर। अब जैसे अभी मैंने आपका नया रेजोल्यूशन बैच खोला, पॉजिटिव बेनिफिट है। क्यों, बच्चों का पढ़ाई भी हो रहा और नए नए क्राउड भी आ रहे हैं, देखा नहीं इधर उधर के। तो ये भी क्या हुआ अपने आप में, वननेस के लिए इनिशिएटिव क्या किया उसने, समझ गए होंगे होपफुली। तो एक एज अ एंटरप्रेन्योर बनना है ना सभी को, तो आपके लिए एक एडवाइस है। क्या बनना है बोलो, क्या एडवाइस है, इनिशिएट करते रहो कुछ ना कुछ। इसको मूवमेंट बोलते हैं बिजनेस की। सॉरी, इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स थिंकिंग आउट, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड इंश्योरिंग इट्स सक्सेस। सोचो प्लान, जो गोल है उसको एग्जीक्यूट करो और उस सक्सेस की स्टेज पे अपनी दुकान को बढ़ाओ आगे। समझा। अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी इनिशिएटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ना कुछ नया करते रहो, अपने आप गोल तक पहुंच जाओगे। स्पिरिट डिकॉप्स, स्पिरिट डिकॉप्स जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड है, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट जो आपके अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिलती मेरे को। सब गिराने के पीछे पड़े हो एक दूसरे के। आपको मालूम है मेरी सबसे प्यारी बैच कौन सी थी? मेरी बैच थी जहां पे मेरा 3rd या 4th ईयर था। उस बैच में रिया रोड़ा थी, रिया रोड़ा वाली बैच थी। बहुत सारे बच्चे थे, प्रीति थी, रिया थी, उसके बाद मनीषा जसूजा थी। इनके साथ एक फैमिलियर रिलेशन था मेरा। यानी ये लोग मुझे ना बहुत बड़ा बना के बैठे थे मेरे एज में उस टाइम पे। और एक पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप में सच में वहां पे अडॉप्ट कर पा रहा था। वो बैच में क्या होता है, मतलब इम्बैलेंस बैच थी वो, सब स्टार्टिंग में आई थी मेरे पास। कुछ बच्चे विद्यालय के बहुत सारे वीक थे और कुछ बच्चे बहुत होशियार थे। होशियारों की संख्या बहुत कम थी और वीक की संख्या बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे मेरे पास, क्योंकि नए नए के पास वीक ही बच्चे आएंगे, होशियार रिस्क लेते नहीं है। तो उस टाइम पे कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया कि सब बच्चे एक दूसरे को लेके चले। वहां पे मैंने आज तक उस बैच में कभी झगड़ा देखा नहीं, कभी ग्रुपिज्म देखा नहीं। वहां पे जो जिसको आ रहा है मैं सिखाता जा। यानी ऐसा था भाई, किसी को टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक काम कर, चल क्लास में बैठते मैं सिखाता तुमको। तो ऐसे उनका एक अलग ही उनका एक था। और जितना बॉन्डिंग वो बैच में जिनका था ना, गर्ल्स बॉय का, वहां पे ऐसे नेगेटिव वाइब्स थी नहीं, कुछ सब पॉजिटिव वाइब्स थे। एक को आता था वो मेरा लोड काम करने के लिए, वो दूसरों को सिखा देते थे। भाई सर आपने सिखा दिया ना, नहीं आ रहा कोई ऑप्शन दिया, ठीक है मैं सिखा दूं। तब रिकॉर्ड सेशन कुछ नहीं था हमारे पास ये, बट स्टिल फिर भी वो अलग ही फीलिंग थी। वो था स्पिरिट डिकॉप्स, टीम स्पिरिट। मैं कहूंगा सबसे बड़ी फाइनल ईयर तक पहुंचने वाली बैच वही थी, क्योंकि आते फाइनल आते थे फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है फिल्ट्रेशन? 12th में फेल होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर से फेल होने बच्चे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिजल्ट कम आता है, 35% रिजल्ट आता है। हर 100 में से यूनिवर्सिटी में 35 बच्चे पास होते हैं सिर्फ।
आपको मालूम नहीं है, बीकॉम बीबीए का रिजल्ट बहुत कम है। बीबीए का तो 15% ही है, लेकिन बीकॉम का तो भी 35% है। यानी हर 100 में से 35 बच्चे ही निकालते हैं, बाकी लोगों को फेल करते हैं। आप कितना भी लिख के आओ, अब वो रिजल्ट लाने के लिए करते हैं ना भाई। सभी को बीकॉम दे देंगे, अभी भी दे देंगे, तो आगे जॉब्स तो उतनी होनी चाहिए। तो जो हकदार रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो फेल, बैकलॉग। बीकॉम बीबीए दोनों में, बीकॉम में 15%, बीबीए में 15% रिजल्ट है और बीकॉम में 35% रिजल्ट है। सीए का 4 या 5% रिजल्ट है। हाँ अभी बढ़ा दिया मैंने, अच्छा है। ये सुन लो, ग्रेजुएशन कोर्स, ए बच्चा लोग, ग्रेजुएशन कोर्स जो भी करता है ना, एक मिनट यहां पे ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं आपको। ग्रेजुएशन कोर्स जो भी कोई करता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज कितनी है गवर्नमेंट के पास, उस हिसाब से रिजल्ट निकलते हैं। आपके लिखने पर रिजल्ट नहीं निकलता है। अगर गवर्नमेंट के पास जॉब्स अच्छी है या जो अच्छा है, तो वो हिसाब से आपको वो उतने बच्चे निकालते हैं वहां ऊपर, इसलिए वहां बैकलॉग बहुत आते हैं चांसेस। 12th में कोई नहीं आता बैक, लेकिन फर्स्ट ईयर से आते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बीकॉम ग्रेजुएशन वाली बैच वो थी मेरी। द रीजन इज दैट ओनली टीम स्पिरिट। मैं कहूंगा कि उन सब ने एक दूसरे को लेके चले, वहां पे कोई वैर नहीं था, कोई अलग अलग 2 बंटवारे नहीं थे, 3 बंटवारे नहीं थे, सब एक ही थे। और सब एक थे ना, तो मेरे को लगता था यार मैं एक बड़ा हूँ, घर का मुखिया हूँ, और मैं सबको चला रहा हूँ एक साथ, और सब एक साथ चल रहे हैं मिल बांट के, ज्वाइंट हिंदू फैमिली जरा। समझा कुछ तुमको? तो वैसा उन्होंने मेरे को फील किया। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आप देखो उनकी बैच के बाद कभी मैंने एनुअल फेस्ट नहीं किया। द रीजन इज दैट कि जितना कोऑर्डिनेशन उन्होंने किया ना वननेस के प्रति, उनका जो समर्पित था, वो आज तक डेडिकेशन मैंने कोई क्लास में नहीं देखा। सिर्फ कमर्शियल रिलेशन सब जुड़ने लगे वननेस से, एक्चुअल रिलेशन वो था उनका वननेस का। और उसी बैच के बाद से मैं सबसे ज्यादा बड़ा, उस बैच के बाद ही सबसे ज्यादा बड़ा मैं एक्चुअली। समझा आपको क्लियर? आपको मालूम है एनुअल फेस्ट में हमारे पास टाइम कम पड़ गया था, परफॉर्मेंस कम नहीं थी। और आज के बच्चों को बोलो, एक को डांस दिया, 2 दिन बाद सर मेरा नाम हटाओ, मेरे को नहीं करना है, पढ़ाई कब करूंगी, करूँ। तो ये मतलब किताबी ज्ञान लेना ही ज्ञान नहीं होता, ये भी अपने आप में ज्ञान है जो लेना जरूरी है लाइफ के अंदर, और यही साइकिल में लेना होता है। चलो आप में से कितने लोग एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल हाथ ऊपर करो बिंदास। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फिर एनुअल फेस्ट रखे बेटा, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आते हैं। देखो एक बात बताऊं, अकेले बढ़ना नहीं होता, इंसान वो बढ़ता है जो सबको साथ लेकर चलता है। समझा क्या? आप अकेले बढ़ोगे ना, आप अपने लिए बढ़ोगे, आपका कोई उसके अंदर कोई गली का कुत्ता भी नहीं पहचानेगा आपको। लेकिन जिस वक्त आप सभी को एक साथ लेके चलोगे ना, आप तो बढ़े ही, साथ में आपके साथ जो सब लोग थे वो भी बढ़े, उसको असल में सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं। क्या है ये? चलो ओके, तो मेरे ख्याल से स्पिरिट इको सुना क्या होता है? टीम स्पिरिट, सब एकजुट होकर काम करो कॉमन गोल के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब मुझे ये टीम स्पिरिट देखकर मुझे आपसे एक उम्मीद है कि सब लोग 75 से ऊपर आके समाज में मेरा नाम रोशन करोगे, अपने अपने सभी का। एटलीस्ट 75% से ऊपर रखो। मेरा कोई बच्चा इस बार 75 से नीचे ना आना चाहिए, बस उसके लिए आपको जो भी मेरे साइड से एफर्ट चाहिए मैं देने को रेडी हूं। पहले रिजल्ट लाओ, उसके बाद दूंगा पक्का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल,
देयर मस्ट बी अ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर, यानी सहयोग करने की भावना रखो। और ये है अभी तुम्हारी बैच में मैंने किया है, तुमको जो सपोर्टिव टूल्स चाहिए हम आपको दे रहे हैं। आपके लिए मैं आधी आधी रात को बैठ के भी बना रहा हूं सब सेशंस, तो अब मुझे उतना आउटकम भी मुझे आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। समझा आपको? क्लियर? दिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेस इन द बिजनेस, बिजनेस में प्रोफेशन सब में सक्सेस हुआ। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, होपफुली आपने समझ गया होगा। अब आते हैं हम लोग टेक्निक्स, लास्ट पढ़ा हुआ है हमारा बस वो टेक्निक्स के लिए अलग से एक सेशन लेता हूं, ठीक है।